रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ओके, तो रिसोर्सेज क्या है? एट्थ क्लास में हमने पढ़ा था एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट विच सेटिस्फाइज अवर नीड्स प्रोवाइडेड एंड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल आर कॉल्ड रिसोर्सेज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि जो भी चीज़ हमारे नेचर में अवेलेबल है और वो चीज़ हमारी ज़रूरत को पूरा करती है उसको हम रिसोर्स बोलेंगे। ये इतना हमने एट्थ क्लास में पढ़ा था, लेकिन आगे भी 2 लाइन एक्स्ट्रा है। इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब हम उस रिसोर्स को टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सेस कर सके, उसको मॉडिफाई कर सके। और फिर लिखा है इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब वो रिसोर्स अफोर्डेबल है या नहीं। फिजिबल का मतलब है अफोर्डेबल। और लास्ट में लिखा है कल्चरली एक्सेप्टेबल, कि कल्चर उसको एक्सेप्ट करे, उसको हम रिसोर्स बोलेंगे। डू यू थिंक रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर? इसका जवाब है नो, दे आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब ह्यूमंस उस मटेरियल को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड दे ट्रांसफॉर्म द मटेरियल्स इनटू रिसोर्सेज थ्रू इंस्टीट्यूशंस एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। तो इसमें बात करेंगे OEOD के बारे में। अब ये OEOD क्या है? OEOD मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टेबिलिटी, ओनरशिप एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन के अंदर 2 टाइप के रिसोर्सेज आते हैं, पहला है बायोटिक एंड दूसरा है अबायोटिक। तो बात करते हैं बायोटिक रिसोर्सेज की, तो उसमें रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर और उसमें सारे लिविंग कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। सिंपल है, बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि रॉक्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। तो अब आते हैं ई पर, मतलब एग्जॉस्टेबिलिटी पर। तो एग्जॉस्टेबिलिटी के अंदर भी 2 टाइप के रिसोर्सेज आते हैं, पहला है रिन्यूएबल एंड दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है जो रिसोर्सेज रिन्यू हो सके या फिर रिप्रोड्यूस हो सके बाय फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस, उसको हम बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल्स है सोलर एनर्जी, वाटर एक्सेट्रा। और उसका ऑपोजिट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका मतलब जो रिसोर्सेज रिन्यू नहीं हो सकते और रिन्यू होते भी तो उसको करोड़ों साल लग जाएंगे रिन्यू होने में, जैसे कि कोल हो गया, मिनरल्स हो गया एक्सेट्रा, जो जल्दी से रिन्यू नहीं होते। तो अब आते हैं ओ पे। तो ओ से आता है ओनरशिप। तो इसमें आते हैं 4 टाइप के रिसोर्सेज, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो पहले बात करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज की। तो नाम से ही पता चल रहा है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब दोज रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, जैसे कि हाउस, दुकान एक्सेट्रा। कम्युनिटी रिसोर्सेज मतलब दोज रिसोर्सेज विच इज़ एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल ऑफ कम्युनिटी, जैसे कि पेस्चर लैंड, ग्रेजिंग लैंड एक्सेट्रा। नेशनल रिसोर्सेज, नाम से ही पता चल रहा है कि जितने भी रिसोर्सेज जो कंट्री के बाउंड्री के अंदर प्रेजेंट है वो सारे रिसोर्सेज को नेशनल रिसोर्सेज बोलेंगे। बाउंड्री के अंदर जो रिसोर्सेज प्रेजेंट है उसको तो नेशनल रिसोर्सेज बोलेंगे ही, और जो बाउंड्री के बाहर है, मतलब सभी नहीं, जितने भी रिसोर्सेज जो कंट्री की बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे उसको भी नेशनल रिसोर्सेज कहेंगे। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, तो हमने देखा कि कंट्री से 12 नॉटिकल माइल की दूरी में जितने भी रिसोर्सेज है वो उस कंट्री को बिलोंग करते हैं, और वहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स दूर जाए तो वो रिसोर्सेज को हम बोलेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ओके, तो हमने ओ ख़त्म कर लिया, ई और ओ भी ख़त्म कर लिया। अब बचा है डी। डी से डेवलपमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें भी 4 टाइप के रिसोर्सेज आते हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्ड रिसोर्सेज। तो बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज की। तो पोटेंशियल मतलब फाउंड बट नॉट यूज्ड। इसका यह मतलब है कि ये रिसोर्सेज पाए तो जाते हैं पर अभी हम उसको यूज़ नहीं करते क्योंकि अभी वो रिसोर्सेज ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं। एग्जाम्पल है गुजरात और राजस्थान के विंड और सोलर एनर्जी, पर वो अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि हम उसको यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्सेज, मतलब हमें उस रिसोर्सेज की क्वालिटी और क्वांटिटी पता है और हम उसको यूज़ भी करते हैं। नाउ कमिंग टू स्टॉक रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज में काबिलियत है कि वो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सके, पर हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। और आखिरी है रिजर्व रिसोर्सेज, हम इस रिसोर्सेज को अभी यूज़ नहीं करते पर उसको फ्यूचर के लिए रखा जाता है। एग्जाम्पल वाटर, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं।
ओके, तो बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। सही कहा कि नहीं? रिसोर्सेज के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं कहलाती। अगर रिसोर्सेज नहीं होते तो तुम आज ये वीडियो नहीं देख पाते। क्यों? सही कहा कि नहीं? पहले रिसोर्सेज को फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर माना जाता था, और फ्री का माल हो तो उसकी रिस्पेक्ट कौन करता है? रिसोर्सेज को जैसे तैसे यूज़ करने लगे। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखना है? अर्लियर द रिसोर्सेज वेर टेकन एज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड वेर यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली। अब जैसे तैसे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लगे तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी तो होंगे ना। सो कॉन्सिक्वेंसेस आर डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियस ही बात है यार, अगर रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करोगे तो रिसोर्सेज की कमी तो होगी ही ना। नेक्स्ट है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन हैंड्स ऑफ फ्यू हैव डिवाइडेड द सोसाइटी इन टू सेगमेंट्स, दैट इज रिच और पुअर। मतलब किसी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे तो किसी के पास बिल्कुल नहीं थे। उससे क्या हुआ? उससे सोसाइटी के दो हिस्से हो गए, एक का नाम रिच और दूसरे का नाम पुअर हो गया। थर्ड कॉन्सिक्वेंस है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू GOEL, गोयल मतलब ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। नाउ कमिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब डेवलपमेंट करो तो नेचर को कुछ नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और अभी किया हुआ डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कोई प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। एजेंडा 21। It is a declaration signed by the world leaders in 1992 at Rio de Janeiro। क्यों किया था ये? टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया था। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग मीन्स आइडेंटिफिकेशन एंड क्वान्टिफिकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट। मतलब जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसको अच्छे से परखना, और वो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। It is important for a country like India, which has enormous diversity in availability of resources। मतलब रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया में अलग अलग तरह के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। मतलब हमारे इंडिया में ऐसी कई जगह है जिनके पास कुछ सर्टेन टाइप के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है पर कुछ रिसोर्सेज की कमी है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में पानी बहुत है पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। वैसे ही राजस्थान में सोलर एनर्जी बहुत है लेकिन पानी की कमी है। और लद्दाख की बात करें तो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी और आइस बहुत है पर कुछ वाइटल मिनरल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी है। रिसोर्स प्लानिंग इट इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्स प्लानिंग के लिए हमें सर्वे करना होगा, वो रिसोर्स कितनी क्वांटिटी में है, कैसी क्वालिटी में है, एक्सेट्रा। इवॉल्व्स प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशन। मतलब एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना है विद द यूज ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी, स्किल्स और इंस्टीट्यूशंस। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द अदर नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। मतलब हमारे इस प्लान को ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करना होगा। लैंड रिसोर्सेज। इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया 3 हिस्सों में बटा हुआ है। प्लेन्स जो कि 43% एरिया कवर करते हैं और वो हिस्सा हमें एग्रीकल्चर के लिए काम आता है। माउंटेन्स जो कि 30% एरिया कवर करते हैं, जो टूरिज्म के लिए काम आते हैं, मतलब लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं। और लास्ट में है प्लेट्यूज 27%, जहाँ पर मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन। ज़मीन हमें बहुत सारे कामों के लिए काम आती है, जैसे कि फॉरेस्ट, बिल्डिंग्स, रोड्स। बिल्डिंग्स भी तो ज़मीन पर ही खड़ी रहती है ना, हवा में तो नहीं उड़ती। नेट सोन एरिया। पहले बात करेंगे ग्रोस क्रॉप्ड एरिया के बारे में। ग्रोस क्रॉप्ड एरिया मतलब द टोटल एरिया सोन वंस एज वेल एज मोर देन वंस इन अ पर्टिकुलर ईयर। व्हेन द क्रॉप इज सोन ऑन अ पीस ऑफ लैंड फॉर ट्वाइस, द एरिया इज काउंटेड ट्वाइस इन ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। मतलब वो पूरा एरिया जिसमें एक बार और एक से ज़्यादा बार बीज बोए जाते हैं एक साल के अंदर, और वो एरिया 2 बार काउंट किया जाता है, उसको बोलेंगे ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। और नेट सोन एरिया में भी क्रॉप्स उगाए जाते हैं पर उसमें सिर्फ एक ही बार काउंट करते हैं। होप आई एम नॉट कन्फ्यूजिंग यू। फॉर एग्जाम्पल, इफ 5 hectare net sown area is used for double cropping in a year, then the gross cropped area will be 10 hectares। मैंने बोला था ना कि नेट सोन एरिया को सिर्फ एक ही बार काउंट करना है और ग्रोस क्रॉप्ड एरिया को 2 बार काउंट किया जाता है। और इस एग्जाम्पल में भी देखो, नेट सोन एरिया 5 हेक्टेयर है और उसको भी एक बार ही काउंट किया है। अब मुझे उसका ग्रोस क्रॉप्ड एरिया निकालना है तो नेट सोन एरिया को 2 बार काउंट करूँगा। 5 को 2 बार काउंट करेंगे तो 10 आएगा, और यही तो आंसर है। होप आई एम क्लियर।
फेलो लैंड मतलब वो लैंड जिसमें एक या एक से ज़्यादा साल के लिए कल्टीवेशन ना किया हो उसको फेलो लैंड कहते हैं। करंट फेलो लैंड मतलब वो लैंड जिसको 1 से 5 साल तक कल्टीवेशन ना किया हो उसको हम बोलेंगे करंट फेलो लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड उसमें आते हैं पेस्चर लैंड, ग्रेजिंग लैंड एक्सेट्रा। लैंड डिग्रेडेशन द डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज विच मेक्स लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन मतलब ज़मीन की क्वालिटी कम होना ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिससे वो लैंड कल्टीवेशन के लायक नहीं रहती, हम उसको बोलेंगे लैंड डिग्रेडेशन। कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन ओवर ग्रेजिंग इन स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान मतलब ज़्यादा घास चराने से लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। ओवर इरीगेशन इन स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ज़्यादा ज़मीन को पानी देने से भी लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। माइनिंग ये लोग क्या करते हैं, जब माइनिंग का काम ख़त्म हो जाता है तब ये लोग उस जगह को ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर उसको कोई यूज़ नहीं करता है, और ये एक कारण हो सकता है कि लैंड डिग्रेडेशन का। स्टेप्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन तो यहाँ पर थोड़े से स्टेप्स है जिससे लैंड डिग्रेडेशन कंट्रोल कर सकते हैं। एफोरेस्टेशन मतलब ज़्यादा प्लांट्स उगाना। प्लांटिंग ट्रीज इन शेल्टर बेल्ट्स मतलब स्ट्रेट लाइन में प्लांट्स उगाना। कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग हमने पहले पढ़ा था कि ज़्यादा ग्रेजिंग कराने से लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है, तो उसको कंट्रोल करना है। एंड कंट्रोल ऑन इरिगेशन मतलब ज़्यादा पानी नहीं देना है प्लांट्स को जिससे लैंड डिग्रेडेशन हो जाए, इरिगेशन में कंट्रोल लाना है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब इंडस्ट्री अपना वेस्ट ऐसे ही बाहर जाने देते हैं ना, वैसे नहीं करना है। कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़ हमने पढ़ा था कि माइनिंग एरियाज़ को ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगर उसको कंट्रोल करेंगे तो लैंड डिग्रेडेशन कम हो सकता है। सोइल एज अ रिसोर्स सोइल इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स मतलब सोइल एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है। इट इज़ अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। सोइल प्लांट्स के ग्रोथ को सपोर्ट करता है, अलग तरह के ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में भी सपोर्ट करता है। टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म 1 सेंटीमीटर ऑफ डेप्थ मतलब 1 सेंटीमीटर की सोइल लेयर बनाने में हज़ारों साल लग जाते हैं। टाइप्स ऑफ सोइल फर्स्ट है एल्यूवियल सोइल। एल्यूवियल सोइल बहुत सारी जगहों पर फैली हुई है और पूरा नॉर्दर्न प्लेन एल्यूवियल सोइल से कवर्ड है। हम एल्यूवियल सोइल को एज के बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं, डेट इज़ भंगार एंड खादर। भंगार मतलब ओल्ड एल्यूवियल सोइल जिसमें कंकर ज़्यादा रहते हैं और फर्टाइल नहीं है। खादर मतलब न्यू एल्यूवियल सोइल जिसमें कंकर कम होते हैं और फर्टाइल भी ज़्यादा है, इसमें पोटेश, फॉस्फरिक और लाइम मौजूद है। इस सोइल की मदद से हम शुगर कैन, व्हीट, पैडी और भी सीरियल्स और पल्सेस उगा सकते हैं। ब्लैक सॉइल अल्सो नोन एज रेगुर सॉइल, इस सॉइल का कलर ब्लैक होता है, ऑब्वियस ही बात है, और कॉटन के लिए बेस्ट रहता है और उसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ये सॉइल पाई जाती है। ये सॉइल क्लेई मटेरियल से बनी है और ये सॉइल बहुत ही चिपकू है। वेल नोन फॉर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर मतलब ये सॉइल पानी को अच्छे से पकड़ के रखती है। रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैश और लाइम पर फॉस्फोरस में पुअर है। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल, जहाँ पर बारिश कम होती है ना वहाँ पर यह सॉइल पाई जाती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गंगा प्लेन में ये पाई जाती है। यह सॉइल रेड कलर की हो जाती है जब इसमें आयरन का डिफ्यूजन होता है इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। लेटेराइट सॉइल, यह सॉइल वहाँ डेवलप होती है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो और रेनफॉल कम हो, ये याद रखना। फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पहाड़ी एरियाज ऑफ ओडिशा एंड आसाम। अगर सही ढंग से मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स दिए तो ये सॉइल में हम क्रॉप्स उगा सकते हैं। लो ह्यूमस कंटेंट, क्योंकि डिकम्पोजर्स ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह पाते क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई रहता है ना। हमने पहले पॉइंट में ही पढ़ा था कि ये सॉइल हाई टेम्परेचर में डेवलप होती है, इसलिए डिकम्पोजर्स मर जाते हैं। एरिड सॉइल मतलब डेजर्ट सॉइल, और डेजर्ट कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ये सॉइल वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में पाई जाती है। अगर सही से पानी दिया तो ये सॉइल भी क्रॉप्स उगाने के लिए काम आ सकती है, लेकिन ह्यूमस एंड मॉइस्चर, क्योंकि डेजर्ट है ना और डेजर्ट में इवापोरेशन बहुत फास्ट होता है, इसलिए इस सॉइल में मॉइस्चर कम होता है। सॉल्ट कंटेंट इज़ हाई। एक काम करना, जब भी राजस्थान घूमने जाओ ना तो एक बार डेजर्ट में भी जाना और वहाँ की सॉइल को एक बार टेस्ट करना, उसमें नमक का टेस्ट आएगा। मजाक कर रहा हूँ, टेस्ट मत करना। अगर हम उसमें से पानी को इवोपोरेट कर देना तो कॉमन सॉल्ट पाया जा सकता है। फॉरेस्ट सॉइल फाउंड इन पहाड़ी एरियाज, इस सॉइल के फीचर्स अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं। मोस्टली फर्टाइल इन रिवर बैंक्स, मतलब जहाँ पर रिवर बैंक्स होते हैं ना वहाँ पर ये सॉइल बहुत ही फर्टाइल होते हैं क्योंकि पानी अच्छे से मिलता है ना, इसलिए। सॉइल इरोजन,
द डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज कॉल्ड सॉइल इरोशन। मतलब सॉइल की जो अपर लेयर होती है ना वो गायब हो जाती है, उसको बोलेंगे सॉइल इरोशन। इसके कॉजेस है, जो भी लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेस है ना वो भी सॉइल इरोशन के भी कॉजेस है, उसको चिपका देना है इसमें, जैसे कि डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेसिंग, ओवर इरिगेशन, माइनिंग एक्सेट्रा। Water flows as a sheet over a large area down the slope which causes washing away of top layer is called sheet erosion। मैंने बोला था ना कि जब भी पानी सॉइल की अपर लेयर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है उसको हम बोलेंगे शीट इरोशन। कंजर्वेशन, हाउ टू कंजर्व सॉइल। टेरेस फार्मिंग मतलब पहाड़ी एरियाज में खेती करना। अफॉरेस्टेशन, ज़्यादा प्लांट्स उगाना। शेल्टर बेल्ट्स, स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब दो क्रॉप्स के बीच में ग्रास उगाना, उसको बोलेंगे स्ट्रिप क्रॉपिंग। ओके देन, तो अब दो MCQ करते हैं, उसका आंसर आप कमेंट करके बताना। फर्स्ट वन है, द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इज ए माइनिंग, बी ओवर इरिगेशन, सी डिफोरेस्टेशन एंड डी ओवर ग्रेजिंग। सेकेंड है, रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर ड्यू टू ए हाई क्ले कंटेंट, बी प्रेजेंस ऑफ कंकर नोड्यूल्स इन द सबसॉइल, सी डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, डी हाई मॉइस्चर कंटेंट। इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और हाँ, इंस्टाग्राम में फॉलो करना हो तो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।